आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। सब फ्रेश है, तैयार है? तो आप अपनी नोटबुक भी निकाल कर रखिए साथ में और कुछ पॉइंट्स नोट करते चलिए। ये आपको थर्ड ईयर तक अफेक्ट करने वाले हैं। इस तरह से वो हर एक स्लाइड के ऊपर मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा, आपको वो नोट करते हुए चलना है। जब तक ये लाइट ऑफ हो मैं आपको बताता चलूँ कि आज हमारी जो किताब का इजरा किया गया, मैं उसके लिए मेरे को ऑथर तमरीन फारूकी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, और माइसेल्फ दोनों हमारे प्रिंसिपल और आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। हिम्मत अफजाई के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके साथ साथ मेरी तरफ की जिम्मेदारियाँ भी दी हुई है, वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है, प्लेसमेंट सेल से रिलेटेड है, और ये जो एक्टिविटीज़ है डिसिप्लिन कमेटी की जिम्मेदारी मेरे तरफ है। बीएड के सामने का जो एरिया है कॉरिडोर, वहाँ पर और पीजी कोर्सेज वगैरह भी है, और आपकी जो भी डिफिकल्टीज इसके अलावा भी होंगे तो आप मुझसे कांटेक्ट करने के लिए यहाँ पर पर्सनली मिलिए, और उसके साथ साथ मेरा कांटेक्ट नंबर, कांटेक्ट डिटेल भी दी हुई है, आप वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। आज मैं एग्जामिनेशन के सिस्टम में आपको जिस तरह से एग्जामिनेशन देने हैं उसके बारे में मैं यहाँ पर आपके तो इसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। आप ज़्यादा टाइम तो मैं लूँगा, लेकिन आप नोट करके रखिएगा। मेरे टोटल 15 स्लाइड्स थे, जिनमें से ये सेकंड है, अभी और 13 आने वाली है। 13 में से एक स्लाइड मैंने आपके लिए रखी है लास्ट में, जब आप तालियां बजाएंगे, जब मेरी स्पीच खत्म होगी, तो आपको देखने 12 स्लाइड ही है। तो बहरहाल ये जो आपका कोर्स है 3 साल का कोर्स है, और हर साल में आपके 2 सेमिस्टर होने वाले हैं। 2 सेमिस्टर पर ईयर, यानी पर टर्म में आपका एक सेमिस्टर एग्जाम होगा। यानी आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो सेमिस्टर सिस्टम में है। अब ये जो सेमिस्टर सिस्टम एग्जाम हो रहा है, ये CBCS पैटर्न पर हो रहा है। इसमें कंटिन्यूस इवैल्यूएशन भी है, यानी हर हफ्ते में, हर 15 दिन के अंदर, हर महीने में आपके एग्जाम चलते रहेंगे, 1 डे और ज़्यादा। कौन कौन से होंगे, किस तरह से होंगे, वो भी हम आपको आगे चलकर बताएंगे। जहाँ तक ये जो एग्जाम है, इसमें 2 हमारे की फैक्टर्स है। एक तो ये है इंटरनल एग्जाम, इंटरनल इवैल्यूएशन, मतलब जो आप हर हफ्ते में जो टेस्ट देंगे, जो आप ट्यूटोरियल लेंगे, जो आप सेमिनार देंगे, जो आप वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लेंगे, तो ये तमाम के ऊपर से असेसमेंट करते हुए इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे। ये आपके इंटरनल एग्जाम्स के ऊपर, यानी टेस्ट, ट्यूटोरियल, सेमिनार वगैरह जो भी आप पार्टिसिपेट करेंगे, उसके ऊपर से आपको स्कोर मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे, और उसी को आपको मेन एग्जाम के अंदर ऐड करना है। अगर वो ऐड नहीं करेंगे तो आपको फिर जो यहाँ पर आपके नेक्स्ट हाँ देखिए, ये सेमिस्टर एग्जाम में 2 पार्ट है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2 हिस्से हैं। एक तो है आपका इंटरनल, जिसमें टेस्ट, ट्यूटोरियल, सेमिनार, ग्रुप डिस्कशंस वगैरह है, जो हमारे यहाँ के टीचर्स पीरियडिकली लेते रहेंगे। आपको उसको अटेम्प्ट करना है। अगर आप वो अटेम्प्ट नहीं करते हैं, एब्सेंट रहते हैं, तो ये दोबारा आपको देने का मौका नहीं मिलेगा। यानी आपका अगर वहाँ पर एब्सेंट चला जाता है या आपका 0 मार्क्स होगा, तो आप दोबारा इसको चेंज नहीं करवा सकते। टर्म खत्म हो गया, मतलब वो एब्सेंट आया तो एब्सेंट रहेगा, जितने मार्क्स मिल गए उतने रहेंगे। अगर आपको 20 में से 20 मिल गए या 10 में से 10 मिल गए, तो आपको उतने ही रहेंगे, उसके अंदर चेंज नहीं आएगा। एब्सेंट है तो एब्सेंट ही आएगा। और पूरा जो बार है वो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के ऊपर होता है।
यूनिवर्सिटी एग्जाम भी हमारे पास दो इसके अंदर होता है, एक तो होता है थ्योरी के पेपर्स होते हैं और दूसरे प्रैक्टिकल्स के होते हैं, थ्योरी के और प्रैक्टिकल, ऐसे दो हिस्सों में आपका एग्जाम होता है। दोनों एग्जाम के अंदर आपको इंटरनल एग्जाम से इंटरनल मार्किंग है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, यहाँ पर है आपके सामने एक पेपर जो पेपर आपका 2 क्रेडिट का है, यानी 3 लेक्चर है जिस पेपर के लिए आपके टाइम टेबल के अंदर, उसका पेपर आपका 50 मार्क्स का होगा। 50 मार्क्स का टोटल पेपर रहेगा, उसमें से 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा यूनिवर्सिटी का, और 10 मार्क्स जो है वो आपके इंटरनल जो एग्जाम्स हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, आपके इंटरनल जो भी एग्जाम्स होंगे, जो भी आपका ट्यूटोरियल दिया जाएगा, जो भी आपका है तो ओपन टेस्ट बुक टेस्ट होगा, ये तमाम के ऊपर से जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उसके ऊपर से वो 10 मार्क्स में से दिए जाएंगे। तो टोटल मिलाकर आप जो है देखिए 10 मार्क्स आपके इंटरनल के और 40 मार्क्स ये होंगे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के। अब यूनिवर्सिटी एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, आप आपके टीचर्स के साथ कांटेक्ट करते हुए आप वो मालूम कर लेना है कि कितने क्वेश्चन कंपलसरी है और कितने ऑप्शनल है, और कितने कौन से चैप्टर को कितना वेटेज दिया हुआ है, कितने मार्क्स का उसके ऊपर पूछा जाता है। ये आप अगर आप टीचर के साथ कांटेक्ट में रहेंगे, क्लासेस करेंगे, तो आपको वो टीचर वक्तन बताते रहेंगे। इसके बाद चलिए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, जिसमें इंटरनल एग्जामिनेशन किस तरह से होंगे, तो इसके बारे में आपको दिया गया है कि आपके हर क्लास में हर टॉपिक के ऊपर एक टेस्ट होगा। बहुत सारे इसमें हो चुके होंगे, किसी में आपसे ट्यूटोरियल दिया जाएगा, किसी में आपको मेजर 60% सिलेबस होने के बाद में एक मेजर टेस्ट होगा, बड़ा टेस्ट 2-3 चैप्टर को मिलाकर। इस तरह से आपका कंटिन्यूस आपके टेस्ट होते रहेंगे, ट्यूटोरियल्स आपके ले जाएंगे, सेमिनार्स वगैरह अरेंज होंगे, तो ये तमाम के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है। अगर आप इससे दूर भागेंगे तो इसका प्रॉब्लम आपको आगे आने वाले हैं। यानी आपको वो जो 40 मार्क है, वो 40 मार्क में से पूरे मार्क्स लेकर पास करना पड़ेगा। यानी अगर आपका 50 मार्क का पेपर है तो 50 में से आपको पास होने के लिए 20 मार्क की जरूरत है। 50 में से कितनी है? 30 मार्क की जरूरत है। अगर आपने 50 में से 10 मार्क वहां पर ले लिए इंटरनल में, तो आप बचे कितने? 10 मार्क बचे हैं, लेकिन 10 पे पास नहीं है। वहां पर आपको कम से कम 12 मार्क लेना है 40 में से, ठीक है? 40, हाँ 40 मार्क लेना है, यानी कम से कम वहां पर 40 में से 12 मार्क लेना है। अगर आप इंटरनल में अपसेट रहेंगे तो सीधी बात है, आपको 20 मार्क लेना पड़ेगा थ्योरी के पेपर में, और मुझे लगता है कि वो मुश्किल काम होगा आपके लिए। और इसके बाद में देखिए अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इसके लिए आपका जो इंटरनल है और आपका जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है, दोनों के लिए पेपर के लिए पासिंग क्राइटेरिया ये सेपरेट है। आपको हर पेपर को सेपरेटली पास करना होगा, हर पेपर को पास करना होगा, सेपरेटली पास करना है। नेक्स्ट स्लाइड। अगर आपको आप सेकेंड ईयर में जाना है तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो यह है कि आप पूरे पेपर क्लियर कर लें, पूरे पेपर में आप पास हो जाएं, तो आप नेक्स्ट क्लास में सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाएंगे। या अगर आप किसी वजह से कुछ पेपर आपके बैक रहते हैं, कुछ पेपर आपके बच जाते हैं, कुछ में फेल हो जाते हैं, या किसी वजह से अपसेंट रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल सकता है। इसके लिए करना यह होगा कि आपके पूरे जितने मार्कशीट के ऊपर पेपर है वो काउंट करना है, कितने हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के भी और सेकेंड सेमेस्टर के भी। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के हर एक पेपर को काउंट करना है। टोटल सपोज कीजिए कि आपके 20 पेपर हो गए, तो 20 में से आपको 75% यानी 15 पेपर पास करने, 75%। अगर 75% से एक भी कम होगा तो आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं मिलेगा।
आपको कैरी ऑन नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस होती है, जैसे अगर रिजल्ट डिक्लेयर करने में लेट हो गए, बहुत ज़्यादा एकेडमिक इसमें डिले चल रहा है, तो वो उस कंडीशन में अगर आपको कैरी ऑन मिला तो बात अलग है, लेकिन ये हर दफ़ा के लिए रूल नहीं है। इसके लिए आपको दो ही कंडीशन है, या तो पूरे पेपर्स में आपको क्वालिफाई होना है, पास होना है, या फिर आपको मिनिमम 75% आपको पेपर्स पास करने हैं। अगर आप 75% पेपर पास करते हैं तो ये कहलाता है ATKT, अलाउड टू कीप टर्म। ठीक है, अब ये तो हुआ आपका फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में चले गए। अब फर्स्ट ईयर में सपोज कीजिए आपको ATKT है, एक आधा पेपर आपका फेल है, एक आधा पेपर आपका फेल है, तो आपको थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं मिलेगा। आप स्लाइड के अंदर देख सकते हैं कि अगर आपका फर्स्ट ईयर का एक पेपर भी बैक है, एक पेपर भी अगर आपका फेल है, तो आपको थर्ड ईयर के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके लिए कंपलसरी है कि आपका फर्स्ट ईयर क्लियर होना चाहिए, तभी आपको थर्ड ईयर में एडमिशन मिल पाएगा। और दोनों पॉइंट आपके यहाँ पर सामने हैं कि अगर आपके पेपर फर्स्ट ईयर क्लियर है तो आपको थर्ड ईयर में मिलेगा, अगर एक पेपर भी बैक है तो आपको थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं मिलेगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें हम आपको फेल होने के फायदे और नुकसान, दूसरे जो नुकसान है वो भी आपको बताने वाले हैं। देखिए, ये साल से तो अभी आपने सुना होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से सिलेबस चेंज होने वाला था, फिर नहीं होने वाला था, फिर होने वाला था, ये प्रोसेस चलता रहा, एडमिशन डिले हो गए और बाद में जाकर एडमिशन हो गए और क्लासेस भी शुरू हो गई पुराने सिलेबस के हिसाब से। आपका जो सिलेबस है वो पुराना है, पिछले साल जो था वही है कंटिन्यू, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो रहेगा वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आपका सिलेबस आएगा, वो टोटली डिफरेंट रहेगा इस साल के सिलेबस से। यानी जब आप फर्स्ट ईयर में अगर किसी वजह से फेल हो जाते हैं, तो जब सेकेंड ईयर के वक्त आपको एडमिशन नहीं मिलेगा तो आपका एक साल तो नुकसान हो जाएगा। तो पहला नुकसान ये हो गया आपका कि एक साल आपका बेकार चला गया, ये पहला नुकसान हो गया। दूसरा नुकसान ये होगा कि एक साथ में पुराने सिलेबस की क्लासेस और नए सिलेबस की क्लासेस दोनों एक साथ नहीं हो सकती, इसलिए आपको नए सिलेबस क्योंकि वो बिल्कुल अलग रहेगा, इसलिए आपको फिर से रिवीजन करके आने वाली है। इसलिए आप कोशिश ये कीजिए कि फर्स्ट ईयर में आप किसी तरह से बैक ना रहें। आप जो हर ईयर आपका प्रमोशन होता चले नेक्स्ट क्लास में, फर्स्ट ईयर से नेक्स्ट ईयर से चले जाए सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर से आप चले जाए थर्ड ईयर में। अगर खुदा ना खास्ता आपका एक साल बेकार हुआ तो दूसरे मसले और खड़े हो गए कि आपका सिलेबस बिल्कुल तो बदल जाएगा और उसकी क्लासेस वगैरह, प्रैक्टिकल्स वगैरह की सहूलत हमारे पास नहीं रहेगी। हमारे पास मतलब किसी भी कॉलेज में नहीं रहेगी, ऐसा नहीं कि आज़ाद कॉलेज में नहीं रहेगी, ऐसा नहीं। कि किसी भी कॉलेज में आप मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के देखेंगे तो वहाँ पर यही प्रॉब्लम आने वाला है कि उनके जो सिलेबस रहेंगे नेक्स्ट ईयर से फर्स्ट ईयर से NAP रहेगा, वो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स रहेगा, यानी वो जो रहेगा आपका सिंगल ऑप्शनल वाला रहेगा। और अभी हमारा 3 ऑप्शनल है, आपके इसमें 3 ऑप्शनल होंगे, 3 सब्जेक्ट होंगे, साइंस के होंगे, कॉमर्स के होंगे, आर्ट्स के होंगे, तो 3 सब्जेक्ट हैं। वहाँ पर वो स्पेसिफिक हो जाएगा एक के बारे में, तो आपको वो प्रॉब्लम बहुत आने वाला है। तो इसलिए आप कोशिश ये कीजिए कि आपको फर्स्ट ईयर से जब तो साल खत्म हो तो सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाए, पूरे पेपर या ATKT जो भी है आपको मिल जाए। अगर फेल होते हैं तो उसका दूसरा नुकसान ये होने वाला है। इसके साथ साथ देखिए और एक चीज ये होगा कि ये जो आपका कोर्स है 3 साल का कोर्स है, BSc, BA, BCom, BCA, BCS वगैरह तमाम जो है ये 3 साल के कोर्स है। 3 साल आपको यहाँ पर पढ़ना है, तो 3 साल का कोर्स ये अगर आपने 5 साल में +2 करना है, 3+2, तो 5 साल के अंदर अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 5 साल के अंदर आपको ये कंप्लीट करना है। अब आप सोचिए कि अगर आप पेपर बैक रखते हैं, आपको सेकेंड ईयर में या सेकेंड से थर्ड में एडमिशन नहीं मिलता है, तो उस वक्त आपको
नए एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अगले साल से इम्प्लीमेंट होगी, वो सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा, घर पे करना पड़ेगा। तो एक तो वो डिफिकल्टी रहेगी, और फिर पास होना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो 5 साल में आपका कोर्स कंप्लीट होना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप ये ध्यान में रखना है कि आपका जो कोर्स है ये 3 साल का है, तो आपको मैक्सिमम 5 साल में कंप्लीट करना है। तो अगर आप मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ कि जून 2023 के अंदर हमारे ये एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो गया, तो जून 24 में आपका 1 साल हो जाएगा, जून 25 में 2 हो जाएंगे, जून 26 में 3 हो जाएंगे, जून 27 में 4 हो जाएंगे, और जून 28 से पहले जो जून 28 में जो रिजल्ट आएगा उससे पहले आपने या उसमें पास हो जाना है। अगर नहीं होंगे तो आपको दोबारा से अक्टूबर 2028 में अगर एग्जाम देना रहा तो आपको नहीं पॉसिबल होगा। यानी 5 साल के अंदर आपको एक कोर्स कंप्लीट करना है। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये नोट करके रखिए, आपके 5 साल में आपको ये कंप्लीट करना है। अब ये जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होने वाले हैं, ये एग्जाम्स हमारे पास होम सेंटर नहीं है, ये आप नोट करके रखिए, होम सेंटर नहीं है। मतलब ये औरंगाबाद के किसी भी कॉलेज में आपका सेंटर बन सकता है। इसमें आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आजाद कॉलेज के एक रूम में बैठे हुए हैं, दूसरे कॉलेज के दूसरे रूम में बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं और उसके बाद में उनको सेंटर अलाउट होता है। ये कोई भी हो सकता है, ये एग्जाम आने से थोड़े दिन पहले मालूम पड़ता, इसलिए ये इंतजार नहीं करना है अपना होम सेंटर नहीं आया तो हम स्टडी स्टार्ट करेंगे। किसी का आपका होम सेंटर के जैसा आ सकता है कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर है, तो अगर आपका वो सेंटर बन गया अपना कॉलेज, तो उसमें किसी का आ सकता है। नहीं आएगा ये भी नहीं है, आएगा ये भी नहीं है। नहीं आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अगर हमारे औरंगाबाद में 13 कॉलेजेस है तो हमारा एक है, अगर परसेंटेज वाइज आप कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा चांसेस बाहर के कॉलेजेस के ही रहेंगे, है कि नहीं? तो आप ध्यान में रखिए कि सेंटर जो रहेगा वो होम सेंटर नहीं है, इसलिए स्टडीज़ के पीछे लग जाइए और जो भी आपके डिफिकल्टीज वगैरह है वो टीचर के साथ कॉन्टेक्ट करके सॉल्व कीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो है वो आपकी नोटिसेस वगैरह जो रहेगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर वक्त आपके टीचर्स है तो उसमें डालते रहते हैं। एग्जाम से रिलेटेड नोटिसेस है, आप देखिए, वक्त पर फॉर्म भरिए। और ये अभी जो है वाइस चांसलर और एग्जामिनेशन की जो यूनिट है वो बहुत ज़्यादा इस बारे में कॉन्शियस है और सीरियस है कि एग्ज़ाम फॉर्म लेट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको ये लगेगा नहीं 8 दिन पहले हम जाके तो फॉर्म सबमिट कर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। थोड़ा सा उसके ऊपर वो एडमेंट है, इसलिए जब आपकी डेट दी हुई है तो आप उसको उस डेट से पहले ये एग्जाम फॉर्म वगैरह फिलअप कर दीजिए। एक और बात ये यहाँ पर बता दूँ कि आपको लगे कि हम 1600 या 2000 रुपये एक्स्ट्रा भरकर अगर हमें तो तत्काल ऐसा होता है उस तरह से आपका एक्स्ट्रा फाइन के साथ अगर हम तो एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। वैसा मत कीजिए, क्योंकि उसमें सेंटर आपका नहीं बनेगा तो पैसा भी जाएगा, वक्त भी जाएगा, सब चीज़ें होंगी। तो कोशिश ये कीजिए कि आप प्रॉपर टाइम के ऊपर भरे। एग्ज़ाम हो जाएगा आपका, हॉल टिकट वगैरह मिल जाएगा, आपका एग्ज़ाम हो गया। एग्ज़ाम होने के बाद में जो सबसे मेन प्रॉब्लम आता है वो ये है कि इतने बेफिक्र होते हैं साहब, फेल हो गया तो भी फिक्र नहीं होती है, ध्यान ही नहीं देते कि यार ठीक है देख लेंगे। आपको मैं बताऊं कि जिस दिन हमारे एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उससे 3 दिन के अंदर अगर आपने कोई कंप्लेंट ग्रीवेंसेस दाखिल नहीं किए हैं तो आपका उसके बाद में कोई राइट नहीं रहता है। यानी बताना यह है कि आपको लगता है कि आपका पेपर बराबर चेक नहीं हुआ, तो जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उससे तीसरे दिन तक आपको ग्रीवेंस या फॉर्म जो होता है जिसको आप बोलेंगे रिट्रेसल फॉर्म या रीचेकिंग का फॉर्म जो होता है, जेरॉक्स मंगाने का जो फॉर्म होता है, अगर वो भरकर नहीं देते हैं तो उसके बाद में आपका ये क्लेम कि हमारा पेपर गलत चेक हुआ, गलत साबित होता है, ये उस पर लागू नहीं होता है। इसलिए आपको ये याद रखना है कि जिस दिन भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उसके 3 दिन के अंदर आपने जेरॉक्स के लिए अप्लाई करना है, रिट्रेसल फॉर्म भरना है और
उसके साथ साथ अगले एग्जाम की तो बेफिक्री नहीं होनी चाहिए कि भाई हमारा हमने रिग्रेशन डाल दिए, रीचेकिंग को डाल दिए तो हम पास हो ही जाएंगे, क्योंकि उसका मैकेनिज्म मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा आपको ध्यान में ये रखना है कि वो एग्जाम भरने के साथ साथ स्टडीज कंटिन्यू रखनी है जो पेपर में आप फेल है, ताकि अगर आपका खुदा ना खास्ता एग्जाम के अंदर रिग्रेशन के अंदर आपका वो पास नहीं होते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? 2 दिन के अंदर तो कोई स्टडी होगी नहीं। यदि कोई भी, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कोई भी हैरी पॉटर नहीं है कि अगर पेजेस पलटा लिए तो पूरा याद हो गया, उसको पढ़ लिया जैसा समझ गया उसको, है ना माइंड में ना आप है। तो इसलिए 2 दिन के अंदर पूरा है तो हमारा पढ़ना हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए आप उसकी स्टडी कंटिन्यू रखना है। तीसरी चीज तो है कि अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, किसी वजह से किसी पेपर में एब्सेंट आ गया या किसी वजह से टेक्निकल वजह से एलिजिबिलिटी का प्रॉब्लम आ गया या कोई और नेम करेक्शन का प्रॉब्लम आता है या तो किसी और वजह से अगर आपका रिजल्ट वहाँ पे आर आ गया, रिजल्ट अगर आपका रिजल्ट रिजर्व आ गया, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, पास फेल डिक्लेयर नहीं हुआ, तो भी आपने है तो 3 दिन के अंदर हमारे कॉलेज ऑफिस से कांटेक्ट करना है, ठीक है। और कॉलेज में हमारा जो ऑफिस है वो ऑफिस से आपने कांटेक्ट करना है, वो आपको रीजन बता कर देंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, आपका एब्सेंट आ गया किसी पेपर में, तो वो फिर आपको सजेस्ट करेंगे कि ये आपका जो सेंटर था उस सेंटर पे जाइए, वहाँ से आपकी अटेंडेंस लेकर आइए, वो आपको एक जेरॉक्स कॉपी देंगे आपके अटेंडेंस की, वो लेकर आकर फिर हमारे प्रिंसिपल के थ्रू यहाँ से ये फॉर्म आपका फॉरवर्ड होगा, एप्लीकेशन फॉरवर्ड होगी यूनिवर्सिटी को, और उसके बाद में फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा 2-4 दिन के अंदर। जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उससे 3 दिन के अंदर आपको ग्रीवेंसेस दाखिल करनी है, ग्रीवेंस फॉर्म 3 दिन के अंदर दाखिल करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो मैंने अभी आपको बताया इसी को मैंने पॉइंट वाइज आपके सामने रखा है कि 3 दिन में आपको रिजल्ट फॉर्म भरना है, उसके बाद में जेरॉक्स कॉपी आएंगी, जेरॉक्स कॉपी आने के बाद में आप जो अपने कंसर्न टीचर है जो भी पेपर पढ़ाते हैं वो टीचर से चेक करवाना है। अपने कॉलेज के टीचर ने चेक करने का मतलब पास हो गए ऐसा नहीं है। मेरे पास 50 बच्चे ऐसे आते हैं हर साल जिनको मैं बोलता है कि भाई ठीक है मार्क्स बढ़ गए तो बोल रहे ना, ठीक है लिख के दे देता, क्योंकि मुझे आपको नाराज नहीं करना है। तो हर एक टीचर सोचता है कि भाई बच्चे को नाराज नहीं करना है, लेकिन उनके बोलने के ऊपर, उनके लिखने के ऊपर आप पास या फेल नहीं होंगे, इसके लिए अलग मैकेनिज्म है, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो आप ये ध्यान में रखिए कि टीचर आपको अगर नाराज ना करना चाहे तो वो आपको बोल देते कि हाँ ठीक है पहले कितने 15 मार्क्स देना है, अब और 5 मार्क्स आपके पढ़ रहे हैं, साइन करके दे देते फॉर्म के ऊपर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा फिर आप तो वो भरोसे पे बैठे रहेंगे कि आप तो पास हो रहे, हमारे सर ने बोल दिए, और आगे जाकर ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए आपने क्या करना है, हमारे टीचर्स जो है उनके ऊपर फोर्स नहीं करना है, हमको बोलना है कि जो सख्ती के साथ आप चेक करेंगे तो हमारे लिए फायदामंद है। अब अगर आप जाकर प्रेशराइज करेंगे, नहीं सर ऐसा कैसा नहीं होता, अपना कॉलेज है, आप ऐसा क्यों नहीं दे रहे, तो मैं लिख कर दे देंगे भाई अपना कॉलेज है बोल के, मगर यूनिवर्सिटी अपनी नहीं है कि अपनी यूनिवर्सिटी तो अपनी नहीं है, इसलिए फेल हो जाएगी। तो इसलिए आप क्या कीजिए। और दूसरी जो चीजें हैं कि चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये प्रिपरेशन का हमारा मैकेनिज्म है। सबसे पहले क्या होगा कि आपको प्रिपरेशन के मदद से फॉर्म भरकर जेरॉक्स जमा करनी है, जेरॉक्स कॉपी आ जाएगी आपके आंसर बुक की। फिर आपके टीचर जो है, कंसर्न टीचर जो है आपके पेपर चेक करेंगे। ये चेक करने के बाद में वो फॉर्म के साथ यूनिवर्सिटी को जाएगा आपका पेपर। यूनिवर्सिटी जाने के बाद में वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का एक चेयरमैन होता है एग्जामिनेशन का। वो एग्जामिनर का जो चेयरमैन होता है वो यहाँ पर सरासरी देखेगा कि ये टीचर का जो कॉलेज के टीचर का बोलना है वो सही है कि गलत है, सही है या गलत वो पहले चेक करेगा, सरासरी तौर पर देखेगा, पूरा देखते नहीं बैठेगा, सरासरी तौर पर देखेगा। और उसके बाद में अगर उसको लगता है कि इसमें मार्क्स बढ़ने की गुंजाइश है
तो फिर वो अगले स्टेप पे जाएगा। फिर आपको सेकंड स्टेप दिखाया गया है वहाँ पर कि वो रीचेक होने के लिए एग्जामिनर के पास जाएगा, वो फिर थॉरोली चेक करेगा। ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं कि कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास 2 बच्चे आए, उन्होंने एक ने बोले कि सर इनको है ना 4 में से 3 मार्क दिए हुए, हमारे को 1 ही दिया हुआ है। ऐसे भी हुआ। मैंने पूरा चेक करने के बाद मुझे पता चला कि वो जिसको 4 में से 3 मार्क दिए हुए थे उसको 18 मार्क मिल रहे थे अगर वो 1 देता। तो इसलिए एग्जामिनर ने सोचा कि अरे इनका एक पेपर बच जाएगा, बैक रह जाएगा, इसलिए उन्हें 100 से 2 मार्क बढ़ाने के आते 3 देके टोटल 20 करा और पास कर दिए। दूसरे जो साहब हैं उनको 15 ही मार्क हो रहे थे, 15 ही मार्क हो रहे थे। तो अब अगर वो 3 देता तो 17 होते, पास नहीं होते। इसलिए जो है तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकता है। इसलिए दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, आपको किताब से कंपेयर करना है या टीचर का इसके अंदर ओपिनियन लेना है। फिर उसके बाद मॉडरेशन होता है, फिर बाकी का असेसमेंट के लिए जाता है, और इस तरह से जो है यहाँ पर ये पेपर आपके रीचेक होकर आते हैं। ये आने तक आपका नेक्स्ट एग्जाम फॉर्म की डेट चले जाती है। नेक्स्ट एग्जाम जो रहेगा आपका, अगर आपने अभी अक्टूबर में एग्जाम दिए, इसका रिजल्ट होने तक है तो आपका मार्च तक आ जाएगा और आपके एग्जाम फॉर्म उससे पहले चले जाएंगे। तो ऐसे वक्त में आपको करना यह है कि रिजर्वेशन का फॉर्म तो भर दिए गए हैं, उसका प्रोसेस हो रहा है, उसका रिजल्ट नहीं भी आया तो एग्जाम फॉर्म जिस पेपर में आप फेल है वो एग्जाम फॉर्म आपको भरना है। तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। और मजीद है तो आपको कोई डिफिकल्टीज आती है, कुछ परेशानी है तो हमारे जो कॉलेज स्टाफ है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो अगली स्लाइड में हम आपको कांटेक्ट नंबर भी दे रहे हैं, जो कांटेक्ट पर्सन भी दे रहे हैं, ये आप देखिए। सबसे पहले आप राहुल खान जो हमारे MKCL के जो क्लर्क हैं, MKCL देखते हैं, यूनिवर्सिटी के मैटर्स देखते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। जबानी नहीं, आपके पास आपके जो मार्कशीट वगैरह है, हॉल टिकट है वगैरह के साथ आप उससे कांटेक्ट करना है। डांगे साहब हमारे OS है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। अगर यहाँ से होता है तो उसके बाद में आपको प्रिंसिपल के पास जाना है, डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास जाने की जरूरत नहीं है। पहले उनसे कांटेक्ट करते हुए स्टेप बाय स्टेप आप प्रिंसिपल तक पहुँचना है और जो भी एप्लीकेशन वगैरह है वो फॉरवर्ड होगी। तो इस तरह से देखिए आपके भी जो भी डिफिकल्टीज वगैरह रहेगी तो वो एग्जाम से रिलेटेड सॉल्व होगी। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मैंने एक स्लाइड आपके लिए लास्ट में रखी है थैंक यू की, तो वो अगली स्लाइड आने वाली है जो मैं हमारे IPSC टीम की तरफ से, कोऑर्डिनेटर की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आपके सामने जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करने का मौका दिया और आप तमाम को आगे के लिए मैं 5 साल का इंतजार करता हूँ। थैंक यू।